हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करेंगे। इसमें दो किताब हैं, एक तो है समकालीन विश्व राजनीति और दूसरा है स्वतंत्रता के पश्चात राजनीति, जो कि भारतीय राजनीति के बारे में अध्ययन कराता है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले हम आज पहले बुक का, जो कि समकालीन राजनीति विश्व राजनीति का पहला चैप्टर, जो शीत युद्ध का दौर है, उसके बारे में देखेंगे। एक्चुअली समकालीन विश्व की राजनीति में, यानी कि समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शुरुआत होती है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरुआत होती है। लेकिन इसके बाद जो हमको पढ़ना है उसके लिए थोड़ा बहुत प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति को देखना आवश्यक होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से 1918 के बीच हुआ था। उसके बाद बीच में करीब 20 साल का गैप है। 20 साल के बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जो 1939 में शुरू होता है और 1945 तक चलता है। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध में दो ग्रुप थे जिनके बीच में युद्ध शुरू हुआ और ये अंततः पूरे विश्व को अपने विध्वंस के अंदर समेट लिया। तो इन दो ग्रुप में जो पहला ग्रुप थे उनको मित्र राष्ट्र कहा जाता था। इस मित्र राष्ट्र को जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो अमेरिका थे, और इसमें जो शामिल देश थे सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, यानी कि 4 देश इस मित्र राष्ट्र में शामिल थे: अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। वहीं दूसरी तरफ जो इनके प्रतिद्वंदी ग्रुप थे उनको धुरी राष्ट्र कहा जाता है, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। तो इन्हीं दोनों के मध्य जो विश्व युद्ध हुआ, तो इस विश्व युद्ध में 6 अगस्त तथा 9 अगस्त को 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया गया। जब ये परमाणु बम गिराया गया तभी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई। तो जब अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया तो यहीं से शीत युद्ध का जो आरंभ माना जाता है, इसी घटना के बाद से माना जाता है। क्योंकि कई सारे जो विचारक थे, कई सारे देश थे, वो अमेरिका के इस गतिविधि को कि परमाणु बम गिराया गया, ये कहकर संबोधित किया गया कि अमेरिका चाहता था कि वो अपनी शक्ति पूरे विश्व को दिखाए कि हमारे पास इतने घातक हथियार हैं जिससे कि हम पूरे विश्व को विनाश के गर्त तक धकेल सकते हैं। तो ये अपना शक्ति दिखाना चाहता था, इसीलिए इसने जापान पर परमाणु बम गिरा दिया। क्योंकि जो स्थिति थी 1945 में कि अब धीरे धीरे धुरी राष्ट्र की सेना जो है हर जगह हार रही थी और हारते जा रही थी। बमुश्किल महीने 2 महीने के अंदर ही अब ये धुरी राष्ट्र पूरी तरह हार सकती थी। तो इस संदर्भ में जब अमेरिका द्वारा गिराया गया परमाणु बम जापान पर, तो इसको एक तरह से ये कहा गया कि अमेरिका अपना जो है शक्ति विश्व को दिखाना चाहता है। वहीं दूसरी ओर चूँकि सोवियत संघ भी इस मित्र राष्ट्र में ही शामिल था और अमेरिका और सोवियत संघ साथ मिलकर के विश्व युद्ध में भाग ले रहे थे, लेकिन सोवियत संघ जो था वो भी इस प्रतिद्वंदिता में सामने आ गया। जैसे ही अमेरिका ने परमाणु बम नागासाकी पर और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया, उसके जस्ट बाद कुछ ही दिनों बाद सोवियत संघ ने भी परमाणु बम का परीक्षण कर लिया, और इस तरह से दोनों में हथियारों का होड़ शुरू हुआ और एक से एक हथियार और एक से एक सैन्य साजो सामान का निर्माण करना दोनों एक दूसरे के होड़ में शुरू कर दिया, और यहीं से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अब शीत युद्ध को प्रॉपर समझने के लिए हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो समाप्ति के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ दो ये जो है महाशक्ति के रूप में वैश्विक राजनीति में उदित हुए, ये 2 देश। इसमें से अमेरिका जो था वो पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा था तथा सोवियत संघ जो था वो साम्यवादी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अब दोनों देश एक दूसरे पर वर्चस्व दिखाने के लिए कि विश्व की राजनीति में मेरी अहम भूमिका होगी और मैं डायरेक्शन दूंगा विश्व राजनीति को, और मेरे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग राजनीति चलेगी विश्व की,
इसके लिए दोनों में प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। अब ये वैश्विक राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दोनों महाशक्तियाँ जो है जो प्रतिस्पर्धा शुरू किए, इसी को विश्व राजनीति में शीत युद्ध के दौर की शुरुआत मानी जाती है। अब इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से शीत युद्ध की शुरुआत हुई है। तो अब हम देख लेते हैं कि शीत युद्ध होता क्या है। तो शीत युद्ध का मतलब है कि दो देश, कम से कम दो देश या देशों के दो गुट में पूर्ण रूपेण युद्ध न होता हो। पूर्ण रूपेण युद्ध का मतलब है कि यहाँ पर कि हथियारों से युद्ध न होता हो, एक दूसरे के ऊपर हथियारों का प्रयोग न होता हो, लेकिन वे एक दूसरे पर अपना वर्चस्व स्थापित करने हेतु पूर्ण प्रतिस्पर्धा में संलग्न हो। पूर्ण प्रतिस्पर्धा का मतलब यहाँ ये है कि वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि मैं तुमसे ताकतवर हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन वो इसके लिए युद्ध नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने हथियारों की संख्या बढ़ाते हैं। अपना विचारधारा जो था इनका साम्यवाद और पूंजीवाद, उसको आगे बढ़ाते हैं और उसके आधार पर ये अपने जो गुट है उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं और वो दिखाते हैं कि हमारे गुट में ज़्यादा देश है इसलिए हम ज़्यादा ताकतवर है, या हमारे पास ज़्यादा परमाणु हथियार है इसलिए हम ज़्यादा ताकतवर है, या हमारे पास ब्लास्टिक मिसाइल है या एंटी ब्लास्टिक मिसाइल है। तो इस तरह से सैन्य साजो सामान और साथ साथ में विचारधारा भी के आधार पर दोनों में प्रतिस्पर्धा चल रही थी। ऐसा मालूम पड़ता था, कई बार ऐसी स्थिति आती थी कि लगता था कि अब युद्ध हुआ तब युद्ध हुआ, लेकिन वो युद्ध किसी न किसी कारण से टल जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब जो दो देश या दो गुट में पूर्ण युद्ध नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे को वर्चस्व स्थापित करने हेतु तीव्र प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, जिससे कि उनमें हमेशा युद्ध होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति को ही शीत युद्ध कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि अवरोध यानी कि रोक और संतुलन का तर्क क्या है। जब दो प्रतिद्वंदी महाशक्तियों के पास परमाणु बम जैसे घातक हथियार इतनी अधिक मात्रा में हो कि पूर्ण युद्ध होने की स्थिति में वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सके तथा परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों का इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है यह तय करना भी असंभव होगा। अगर कोई देश अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियार को नाकाम करने की कोशिश भी करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इसे ही अवरोध एवं या रोक एवं संतुलन का तर्क कहा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अवरोध यानी कि रोक और संतुलन का तर्क यह है कि चूंकि प्रतिद्वंदिता के कारण दोनों महाशक्ति इतने अधिक हथियार इकट्ठा कर लेंगे कि उस हथियार का प्रयोग कर यदि वो चाहेंगे कि हम युद्ध जीत जाएं, तो ये कहना असंभव होगा कि युद्ध का विजेता कौन है, क्योंकि जब युद्ध होगा तो दोनों एक दूसरे को इतना अधिक नुकसान पहुंचा देंगे कि उससे उबरना दोनों के लिए मुश्किल होगा। इसमें ये निश्चित तौर पर कोई नहीं कह सकता है कि इस युद्ध में वही विजेता रहेगा। साथ ही यदि कोई चाहता है कि हमारे हथियार इतने अधिक हैं और हम दूसरे के हथियार को भी ख़त्म कर दें जिससे कि हम जीत जाएं, तो भी वो दूसरे के हथियार को पूर्ण रूप में ख़त्म नहीं कर सकता है। उसके पास इतनी हथियार का जखीरा अभी भी बचा हुआ रहेगा कि वो उस देश को, जो आक्रमणकर्ता देश है, उस देश को वो नुकसान पहुंचाएगा, बर्बाद कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दोनों देश पूर्ण युद्ध से बचते हैं और ऐसे ही वैचारिक रूप से या अन्य कई क्षेत्रों में तनाव बना रहता है, लेकिन पूर्ण युद्ध करने से दोनों देश बचते रहते हैं। अब हम शीत युद्ध का एक चरम बिंदु जो था क्यूबा मिसाइल संकट, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं जो ये क्यूबा है, क्यूबा एक देश है जो कि एक द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका महादेश
महादेश के ठीक नीचे अवस्थित। ठीक है, ये क्यूबा देश जो था, ये बेसिकली यह जो था वो साम्यवाद का समर्थक था। यह साम्यवाद का समर्थक था तथा सोवियत संघ के गुट में शामिल था। सोवियत संघ के गुट में शामिल था। क्योंकि यह सोवियत संघ के गुट में शामिल था, इसलिए से सोवियत संघ से यानी कि यूएसएसआर से, है ना, वित्तीय एवं सैन्य सहायता प्राप्त होती थी। वित्तीय एवं सैन्य सहायता प्राप्त होती थी। स्थिति क्या बनी कि उस समय में 1962 में यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे क्रुश्चेव। यूएसएसआर के राष्ट्रपति क्रुश्चेव थे। इनको लगा कि यूएसए क्यूबा पर आक्रमण कर सकता है। आक्रमण कर सकता है तथा वहां के जो साम्यवादी सरकार है, साम्यवादी सरकार है को हटाकर अपने समर्थक का सरकार वहां बनवा सकता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए यूएसएसआर ने क्या किया? यूएसएसआर ने क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दिया। अब ये मिसाइल तैनात करने से स्थिति ये हुई कि चूंकि क्यूबा जो है वो यूएसए के एकदम ठीक नीचे है और यहाँ पर यदि रशिया का मिसाइल तैनात हो गया, यूएसएसआर का मिसाइल तैनात हो गया, तो इसका मतलब ये था कि अब यूएसए का जो अधिकतर भूमि था, जो भूस्थिति था, उसमें यूएसएसआर वहाँ क्यूबा से आक्रमण कर सकता था अपने मिसाइलों के द्वारा। यानी कि अब यूएसए के अधिकतर भागों को यूएसएसआर ने अपने रेंज में ले लिया था। ठीक है, अब इसका पता जब यूएसए के प्रेसिडेंट उस समय कैनेडी थे, जॉन एफ कैनेडी, जब उनको पता चला कि यूएसएसआर ने क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी है, तो उन्होंने इसका विरोध करने का फैसला किया। लेकिन स्थिति ये थी कि वो ये भी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, क्योंकि युद्ध होने की स्थिति में फिर स्थिति भयानक हो जाती। तो इसके लिए उन्होंने क्या नीति अपनाई? यूएसए ने इस मिसाइल तैनाती का विरोध करने के लिए अपने नौसैनिक बेड़ा को अटलांटिक महासागर में भेज दिया और कहा कि भाई यूएसएसआर का जो भी जहाज क्यूबा की तरफ आए उसे रास्ते में ही रोक करके और उसे वापस भेजो, और यदि वापस नहीं जाए तो उस पर आक्रमण कर दो। बेड़ा को अटलांटिक सागर में भेजा ताकि यूएसएसआर के जहाजी बेड़ा को
क्यूबा में आने से रोका जा सके। अब स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई क्योंकि जो इनका जो नौसैनिक बेड़ा था, उन्होंने रशिया यूएसएसआर के जहाज को अटलांटिक महासागर में रोक लिया और सीधे धमकी दी कि या तो आप वापस चले जाइए और नहीं तो आपके जहाजी बेड़ा पर आक्रमण कर दिया जाएगा। तो अब स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई, पूरे विश्व में तनाव व्याप्त हो गया कि लगता है अब युद्ध शुरू होगा। और युद्ध यदि हो जाता है तो ये इतना व्यापक और इतना नरसंहारक युद्ध होगा कि इसमें पूरा दुनिया का विनाश संभव है। तो सारे देश, सारे संस्थान जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था थे, वो सब बेचैन हो गए कि अब क्या होगा। लेकिन दोनों देशों ने समझदारी से काम लिया। ठीक है, यूएसएसआर ने अपना जहाजी बेड़ा वापस मंगा लिया तथा क्यूबा से मिसाइल हटा लिया। इस तरह से लगभग जो तीसरे विश्व युद्ध का जो माहौल बन रहा था वो होते होते बच गया। तो इसलिए जो क्यूबा मिसाइल संकट है उसको शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। ये 1962 में हुआ था, आप कहीं पे देख लीजिएगा। यूएसएसआर ने 1962 में क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दिया था। अब हम पश्चिमी गठबंधन तथा पूर्वी गठबंधन के बारे में देखेंगे। पश्चिमी तथा पूर्वी गठबंधन क्या है, तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व जो है दो खेमों में बट गया था, दो ध्रुव बन गया था। एक खेमा जो था वो उसका नेतृत्व यूएसए यानी कि अमेरिका कर रहा था और दूसरा खेमा जो था उसका नेतृत्व यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ कर रहा था। तो ये दोनों खेमा जो था उसका बंटवारा जो सबसे पहले हुआ वो यूरोप में हुआ। तो यूरोप के जो पश्चिमी यूरोपीय देश थे वो अमेरिका में शामिल हो गए, अमेरिका के साथ आ गए, तो इसलिए इनको पश्चिमी गठबंधन कहा गया। वहीं पूर्वी यूरोपीय देश जो थे वो सोवियत संघ के साथ शामिल हो गए, सोवियत संघ के गुट में आ गए, तो इनको पूर्वी गठबंधन कहा गया। इस तरह से जो बेसिकली शीत युद्ध के दौरान जो यूरोप का बंटवारा जो खेमे में हुआ, उस बंटवारा के आधार पर ही इस गठबंधन का नाम पश्चिमी या पूर्वी गठबंधन पड़ा, जिसमें कि पश्चिमी यूरोप के जितने देश थे वो अमेरिका के साथ चले गए और पूर्वी यूरोप के जितने देश थे वो यूएसएसआर के साथ चले गए। इसी को हम पश्चिमी गठबंधन तथा पूर्वी गठबंधन कहते हैं। अब देखते पूरा विश्व जो है दो गुटों में बट गया था, एक तो यूएसए गुट था और एक यूएसएसआर गुट था। अब इन दोनों गुटों का अपना अपना सैन्य गठबंधन भी बना। तो इन सैन्य गठबंधनों में सबसे पहले हम यूएसए का सैन्य गठबंधन देखते हैं। तो यूएसए ने सबसे पहले एक नाटो बनाया, नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिंदी है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये अप्रैल 1949 में बनाया गया था। अप्रैल 1949 में ये बनाया गया था। इसमें शुरुआत में 12 देश थे, फिर बाद में अन्य देश भी शामिल होते चले गए। ठीक है, उसके बाद 1954 में इन्होंने सीटो बनाया। सीटो जो था साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, ये 1954 में बना था। और इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो थे, जो यूएसए गुट में शामिल थे, उनके लिए ये संगठन बनाया गया था। और तीसरा गुट जो बना था सेंटो, सेंटो जो बना था वो 1955 में बना था और इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ये जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन या सैन्य संगठन जो बनाया गया था, ये बेसिकली दक्षिण एशिया, मध्य एशिया को ध्यान में रखते हुए, जो मध्य एशिया
यूएसए के गुट में शामिल थे, उसको ध्यान में रखते हुए ये संगठन बनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर गुट का एकमात्र सैन्य संगठन था, उसको वार्सा संधि कहा जाता है। ये 1955 में किया गया था। 1955 में ये संधि हुई थी। उसके बाद और कोई दूसरी संधि या सैन्य संगठन यूएसएसआर के द्वारा नहीं बनाया गया।